गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है ट्वेल्थ के इस क्लास में, जहां हम लोग बेसिक से बायोलॉजी सब्जेक्ट को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो ये जो चैनल है स्पेशली साइंस से रिलेटेड चैनल है, जहां साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट को उनके एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। तो साइंस की शुरुआत हम लोग करते हैं इस पहले वीडियो से, जिसमें हम आज बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम नज़दीक है, या अगले साल जो भी स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, 11th के बारे में आपको जानकारी भी नहीं है, तो भी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक बोर्ड के लिए, क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो हमारा ये पूरा लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। हम एनसीईआरटी का बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, ठीक है। तो हम इस चैप्टर से शुरू करते हैं अपने पढ़ाई का, अपने इस नए टॉपिक के शुभारंभ का, इस चैनल के पहले वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जीवों में जनन ये जो टॉपिक है, ये हमारा बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है। तो जीवों में जनन जानने से पहले हम लोग एक चीज को समझेंगे। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम समझेंगे। तो इस चैप्टर में मुख्यतः हमें पढ़ना है जीवन अवधि के बारे में, समझेंगे हम जीवन अवधि के बारे में। इस चैप्टर में हम जीवन अवधि को समझेंगे। उसके बाद जीवन अवधि के बाद हम लोग जनन टॉपिक को समझेंगे। किसे समझेंगे? जनन को समझेंगे। जनन में दो प्रकार के जनन को हम समझेंगे, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन को हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के जो जनन होते हैं, उन सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे इन डिटेल में एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। तो जो भी एनसीईआरटी में पढ़ना है तो हम उन्हें पढ़ेंगे। तो जनन में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जनन दो टाइप के होते हैं। तो इनमें हम और भी बहुत सारे, ठीक है, मल्टीपल सब टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा और भी जो भी टॉपिक है अलैंगिक जनन, जनन के प्रकार, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग मल्टीपल सब टॉपिक को जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं आज का। आज के क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा होगा, सबसे पहला टॉपिक होगा क्या? तो सबसे पहला टॉपिक आप साथ साथ नोट करते चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। तो मेरी राय यही है कि आप पढ़ते के साथ साथ नोट करते चलेंगे, वीडियो को जहां जुड़ी वहां पे पॉज करके नोट कर लेंगे।
तो अलैंगिक जनन में हम लोग सबसे पहले देखते क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है जीवन अवधि के बारे में। किसके बारे में? जीवन अवधि के बारे में। तो जीवन अवधि क्या होता है हम इसे समझेंगे। तो जीवन अवधि जो है वो किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के, किसी भी जीव के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक के जीवन के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। लिखेंगे किसी भी जीव के जन्म से, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक रूप से, अब ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से ठुका गया, वैसा नहीं, बाढ़ आ गया, मर गया, अप्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी जीव, वो लैंगिक हो अलैंगिक हो, किसी भी जीव के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसे क्या बोलेंगे? जीवन। जैसे मनुष्यों का क्या है 80 से 90 साल, 100 साल, तो ये क्या है? इसका जीवन अवधि है। मक्खी का 1 से 2 हफ्ता, ये क्या है? इसका जीवन अवधि है। तो ये चीज जीवन अवधि के तहत आता है कि जो भी कोई भी जीव कितना दिन तक जिंदा रह सकता है, कितना दिन के से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। इस समय जन्म हुआ, इस समय मर जाएगा, इतना दिन के अंदर मर जाएगा। तो ये जो दोनों समय है, इसी समय को हम क्या बोलते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। इस समय को क्या बोलेंगे? जीवन अवधि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए, आपके एनसीईआरटी के अनुसार, आपके एनसीईआरटी के बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस चीज का, किस जानवर का कितना जीवन अवधि है, वो हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है हाथी का, जो दिया हुआ है कितना? 60 से 90 साल। कितना है हाथी का? 60 से 90 साल तक हाथी का क्या है? जीवन अवधि होता है। हाथी का जीवन अवधि कितना होता है? 60 से लेके 90 साल तक। हाथी का जीवन अवधि 60 से लेके 90 साल तक हाथी का जीवन अवधि होता है। 60 से 90। रोज का क्या होता है? 5 से 7 साल तक, 5 से 7 साल तक किसका होता है? गुलाब के पौधे का जीवन अवधि। फूल का नहीं, पौधे का। फूल का तो अब डाली से तोड़िए, कल होके मुरझा जाएगा, कुछ घंटों में वो मुरझाना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन गुलाब के पौधे का जीवन अवधि 5 से 7 वर्ष तक होता है। कुत्ते का जीवन अवधि 20 से 30 साल तक होता है। 20 से 30 साल तक। बटरफ्लाई का, तितली का कितना होता है? 1 से 2 वीक होता है, हफ्ते। 1 से 2 वीक यानी कि 1 से 2 हफ्ता। कौवा का 15 साल होता है। कितना होता है? 15 साल। 15 साल कौवा का होता है। पैरोट का आपके बुक में दिया हुआ है
पैरोट का कितना होता है 140 साल तक पैरोट का जीवन अवधि होता है। गाय का कितना होता है, गाय का 20 से 25 साल होगा। बनाना ट्री का कितना होता है, केला के पेड़ का 25 साल तक जीवन अवधि होता है। क्रोकोडाइल का कितना होता है, क्रोकोडाइल का जीवन अवधि 60 साल का होता है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। घोड़े का 25 से 30 साल तक होगा। फ्लाई का यानी कि मक्खी का, मधुमक्खी नहीं, फ्लाई का, मक्खी का 30 दिन तक होता है। कितना होता है, 30 दिन तक होता है। धान के पौधे का 3 से 4 महीना होता है। कितना, 3 से 4 महीना। कछुआ का 100 से 150 साल तक होता है। और बनियान ट्री का 200 से 500 साल तक होता है। तो ये जीवन अवधि, तो इस सब को क्या बोलेंगे, जीवन अवधि के नाम से जानते हैं हम। इन सभी को जीवन अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। यानी कि ये सारे जंतु, पादप, ये सारे प्लांट्स, क्या जीवन कितने दिन का है, या कितने साल का है, या कितने महीने का है, उन महीनों को, सालों को, दिनों को हम जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनके बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, और इससे रिलेटेड चैप्टर 2, 3, 4 सब इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम है जनन। क्या नाम है, जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या होता है, तो जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है। जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करती है। संतान बोलिए या संतति बोलिए, आपके एनसीईआरटी में संतति वर्ड लिखा हुआ है। तो जनन क्या लिखेंगे, जनन एक प्रकार की, जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है। जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान, अपने जैसा, ठीक है, यानी कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा होगा, घोड़ा का बच्चा घोड़ा के जैसा होगा। ठीक है, आम का जो पेड़ होगा, आम के बीज से जो पेड़ लगेगा वो आम का ही पेड़ होगा, आम के बीज से लीची नहीं होगा, मनुष्य से घोड़ा पैदा नहीं होगा। तो यानी कि जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है, अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो ये, इसे हम क्या नाम से जानते हैं, इसे हम जनन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जनन का महत्व क्या होता है। जनन के अगर हम महत्व की बात करें तो महत्व इसका यही है, अपने जाति के अस्तित्व को बढ़ाना। जनन का मुख्य काम क्या है, अपने, जनन का मुख्य कार्य है अपने जाति के अस्तित्व को बढ़ाना। यही तो होगा, हर कोई जनन क्यों करता है, कि अपना फैमिली को, अपने परिवार को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ही तो जनन किया जाता है। तो जनन का मुख्य काम, जनन का महत्व है अपने
वंश को, अपने जाति के अस्तित्व को बढ़ाना। अगर कोई भी जीव जनन करना बंद कर दे तो उसके जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जनन का मुख्य कारण क्या है कि अपने जाति के अस्तित्व को बरकरार रखना, बढ़ाना, यही जनन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जनन के प्रकार क्या होता है। तो जनन का बेसिकली दो प्रकार होता है। जनन का दो प्रकार होता है। एक प्रकार होता है अलैंगिक जनन और दूसरा प्रकार होता है लैंगिक जनन। क्या क्या होता है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि ये जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जीव जो होते हैं वो जीव भी दो प्रकार के होते हैं। जीव मुख्यतः जीव जो होते हैं, ये जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल संरचना वाले, सरल संरचना वाले, और एक होते हैं जटिल संरचना वाले, जटिल संरचना वाले। तो जीव यही दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सरल संरचना वाले और एक होते हैं जटिल संरचना वाले। सरल संरचना वाले का मतलब आप देख सकते हैं, पैरामैग्नीशियम हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया, आपका अमीबा हो गया। जटिल संरचना वाले आपके मनुष्य हो गए, बाकी जानवर लोग हो गए। ये लोग क्या है? जटिल संरचना वाले हैं। और सरल संरचना वाले जैसे कि अमीबा, राइबोसोम, ये सब क्या है? पैरामीशियम, ये सब क्या है? आपके सरल संरचना वाले जीव होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जनन के प्रकार का। तो जनन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जनन? तो जनन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। तो जनन के डिटेल में हम बात करते हैं आगे। तो जनन क्या होते हैं? एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ठीक है। तो जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन होता है कि इसे क्या किसे बोलते हैं? तो जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जिसमें दो विपरीत विपरीत मतलब नर या मादा लिंग भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। इसे हम लैंगिक जनन के नाम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। जैसे कि मनुष्य हो गए, पुष्पीय पादप हो गए। पुष्पीय पादप में भी क्या होता है कि लैंगिक जनन होता है। उसमें आप देखते हैं ना कि नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों मिलते हैं किसी भी कारणवश, तो जाके नए पौधे का निर्माण, नए बीज का, फूल का निर्माण होता है। तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलते हैं। तो इसमें नर नर और मादा कैसे काम करते हैं? नर होगा, मादा होगा, दोनों निषेचन के माध्यम से क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। और निषेचन के माध्यम से नर जो है क्या करेगा? नर युग्मक बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा।
और मादा मादा युग्मक बनाएगी। और इस दोनों से क्या होगा, इन दोनों के मिलने से संतति की यानी कि संतान की प्राप्ति होगी, संतति की प्राप्ति होगी। तो ये हम लोग का क्या है, लैंगिक जनन है। ठीक है, तो लैंगिक जनन के आगे अलग अलग प्रकार के बारे में हम आगे के वीडियो में आगे क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग को देखना है कि अलैंगिक जनन, क्या देखना है, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव या इसको बोलते हैं एकल जीव, एकल जीव भाग लेते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। तो देखिए एकल जीव जिसमें भाग लेते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि वो नर है कि मादा है, क्योंकि नर मादा का कॉन्सेप्ट लैंगिक जनन में है, अलैंगिक जनन में नर मादा का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा जो भी होता है अमीबा, ठीक है, अमीबा क्या करता है कि अमीबा धीरे धीरे, अमीबा क्या करेगा कि इसका जो केंद्रक होता है ये फैलता है और ये केंद्रक आगे चल के क्या करेगा, दो भाग में टूट जाएगा। ये केंद्रक आगे चल के दो भाग में टूट जाता है। तो इस तरह अलैंगिक जनन इसे प्रोसेस को कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं तो पैरामीशियम, क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी आपका क्या करता है कि ये भी कुछ समय बाद दो भाग में टूट जाता है। पैरामीशियम भी दो भाग में टूट जाता है और अपने संतति की उत्पत्ति करती है। तो ये क्या है हमारा अलैंगिक जनन। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे में और भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जैसे हमने समझा है, अभी देखा है कि अलैंगिक जनन क्या होता है कि अलैंगिक जनन या इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक की सहायता से नए जीवों का निर्माण होता है। उसमें जनक सिर्फ एक ही होता है, उसमें नर और मादा दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक की सहायता से नए जीवों का निर्माण होता है। इसमें जनन के लिए किसी नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती और नई संतान अपने जनक की आनुवांशिक संरचना की लगभग सटीक प्रति होती है, यानी कि एकदम क्लोन होता है। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, क्लोन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोन। क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम, डिट्टो। लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बनता है। क्या जरूरी है क्या कि जो संतान हो, जो बच्चा हो, सेम टू सेम माँ की तरह दिखे या पिता की तरह दिखे? अंतर हो सकता है, लेकिन अलैंगिक जनन में एकदम सेम टू सेम गुणसूत्र से लेके, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। उसमें गुणसूत्रों की संख्या भी सेम टू सेम रहती है। संतान में, संतति में गुणसूत्रों की संख्या भी बराबर होती है। तो अलैंगिक जनन में जेनेटिक क्या होता है, सेम टू सेम होता है, अनुवांशिकी सेम टू सेम होता है। ठीक है, क्लियर है? तो हम आगे बढ़े।
आगे इसमें समझते हैं इसी टॉपिक में हम कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि केवल एक जनक आवश्यक है। इसमें केवल एक जनक आवश्यक होता है। इसमें केवल एक जीव के माध्यम से जनन होता है, यानी कि दो जीव का जरूरत नहीं पड़ता है। युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों नहीं चाहिए, इसीलिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। मेल युग्मक और फीमेल नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई मिलन या कोई मतलब संलयन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसमें कोई संलयन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तेज और सरल प्रक्रिया होती है। इसकी प्रक्रिया अलैंगिक जनन की प्रक्रिया सबसे तेज होती है, बहुत ही यह प्रक्रिया तेजी से होती है और बड़ी संख्या में संतति की उत्पत्ति कर सकती है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे, प्रकार में देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे द्विखंडन में बहुखंडन भी होता है, द्विखंडन भी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो उसमें बहुखंडन की भी प्रोसेस है। तो बहुखंडन के माध्यम से एक बार में एक से ज्यादा मल्टीपल संतान की उत्पत्ति होती है और ये बहुत तेजी से होती है। समान अनुवांशिकी, सबका अनुवांशिकी जो है, सबका जेनेटिक्स जो है सेम होता है, इसीलिए देखने में एकदम सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी होता है। अपने जनक का डिट्टो फोटोकॉपी होता है, जो भी अलैंगिक जनन के थ्रू जो भी जीव का निर्माण होता है और परिस्थितियों के लिए अनुकूल होता है। और ये अनुकूल जो परिस्थिति है उसमें बहुत विशेष लाभदायक होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि विशेषता देख लिए, तो इसकी लाभ क्या है। तो लाभ क्या है? तो तेज जनन होने से इसका लाभ है तेज जनन दर। यह प्रक्रिया तेजी संतान उत्पत्ति करने में सक्षम है। संसाधन की बचत करती है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ऊर्जा और समय की बचत होती है। ठीक है, समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। स्थिर पर्यावरण में लाभदायक होता है। स्थिर, और ये अधिक प्रभावी, अधिक तेजी से, अधिक ज्यादा मात्रा में ये क्या कर सकता है, जनन कर सकता है और जल्दी तेजी से जनन कर सकता। सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया नहीं होता है। एकदम सिंगल एक ही जीव अपने आप को तोड़ तोड़ के क्या कर लेता है, जनन कर सकता है। तो ये जटिल प्रक्रियाओं को से बचने का एक सरल तरीका है कि आराम से जनन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, इसका नुकसान क्या है। सॉरी, नुकसान नहीं, इसका अलैंगिक जनन के प्रकार। तो देखिए, अलैंगिक जनन के 6 प्रकार है, और भी ज्यादा प्रकार है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जब सबको देख लेंगे तो आगे भी पॉइंट लिखा देंगे, ऐड कर देंगे कि और भी कुछ प्रकार है, लेकिन बेसिक प्रकार है। बेसिक में यही 6 प्रकार है: विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु द्वारा और खंडन और कायिक प्रवर्धन। सबका इंग्लिश लिखा हुआ है। विखंडन को फिजन बोलते हैं, मुकुलन को बडिंग बोलते हैं, पुनरुद्भवन को रीजनरेशन बोलते हैं, खंडन को रिफ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, बीजाणु द्वारा को बायोस्पोर बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे के वीडियो में, आगे के क्लास में हम एक एक टॉपिक को, सारे प्रकार को हम समझेंगे और उसके बाद इसके नुकसान को भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे सवालों का जवाब
कमेंट के माध्यम से ही आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। तो इतना देर देखने के लिए, साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से और प्यारे से इसी टॉपिक के विषय में बायोलॉजी पढ़ने के लिए किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद।